आज हम भारत के उस अतीत की गहराई में उतर रहे हैं जो लिखित इतिहास से लाखों साल पुराना है। हम सब राजाओं, साम्राज्यों और किताबों के इतिहास को तो जानते हैं, पर उस कहानी का क्या जो मानव अस्तित्व के 99% हिस्से को कवर करती है। मतलब वो हिस्सा जिसका कोई लिखा हुआ पन्ना मौजूद ही नहीं है। आज हमारे पास जो स्रोत है वो पत्थरों, पुरानी हड्डियों और दबी हुई राख की परतों से आते हैं। और हमारा मिशन है इन्हीं सबूतों से उस दुनिया की एक तस्वीर बनाना। ये समझना कि भारतीय उपमहाद्वीप में शुरुआती इंसानों ने कैसे जीवन जिया, कैसे उन्होंने खुद को इतने मुश्किल पर्यावरण के हिसाब से ढाला, और कला संस्कृति की वो जो पहली चिंगारियां थीं वो कब और कैसे जलीं। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले माहौल को समझते हैं। उस समय का भारत दिखता कैसा था? जाहिर है आज जैसा तो बिल्कुल नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं। देखिए, भूवैज्ञानिक रूप से ये प्लिस्टोसीन युग था। यानी जिसे हम आम भाषा में हिमयुग या आइस एज कहते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब हम हिमयुग सोचते हैं तो दिमाग में वो बर्फीली चादरों से ढकी दुनिया की तस्वीर आती है। हाँ, जैसा यूरोप या उत्तरी अमेरिका में था। सही। भारत में ऐसा नहीं था। यहाँ बर्फीली चादरें नहीं थीं, लेकिन जलवायु में बहुत बड़े और कह सकते हैं बहुत तेज उतार चढ़ाव थे। किस तरह के उतार चढ़ाव? मुख्य रूप से दो चरण थे। एक था अतिवृष्टिकाल, मतलब प्लूवियल फेज, जब बेतहाशा बारिश होती थी। अच्छा। नदियां एकदम उफान पर होती थीं और अपने साथ पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर और कंकड़ बहाकर लाती थी। और दूसरा चरण था अनावृष्टिकाल, इंटरप्लूवियल फेज, जो एक सूखा दौर था। और ये चक्र हजारों सालों तक चलता रहता था। और ये दिलचस्प है कि आज हमें पूरा पाषाण काल के ज्यादातर औजार इन्हीं नदी घाटियों में उन कंकड़ों के जमाव में एकदम सही। हमारे पूर्वजों को लगातार इस बदलते मौसम के हिसाब से खुद को ढालना पड़ता था, और उस माहौल में वो जानवर भी बिल्कुल अलग थे। हाँ, मैंने मेगाफौना के बारे में पढ़ा है। मतलब विशालकाय जानवरों का युग। ये कौन थे? आप कल्पना कीजिए, आज के भारत की जगह एक ऐसी दुनिया है जहां आज के गौर या जंगली भैंसों का एक विशालकाय पूर्वज बॉस नोमाडिकस घूम रहा है। साथ में दरियाई घोड़े जो आज सिर्फ अफ्रीका में मिलते हैं, और स्टीगोडॉन नाम के भीमकाय हाथी। कमाल है। और सबसे हैरान करने वाली बात, शुतुरमुर्ग। जीवाश्म बताते हैं कि शुतुरमुर्ग भी भारतीय मैदानों में रहते थे। ये एक पूरी तरह से अलग दुनिया थी। और इसी अलग दुनिया में मानव इतिहास का सबसे लंबा अध्याय शुरू हुआ, निम्न पुरापाषाण काल। ये लगभग 20 लाख साल पहले शुरू हुआ। ये होमो इरेक्टस का समय था, है ना? हमारे वो पूर्वज जो दो पैरों पर चलते थे और आग का इस्तेमाल करना सीख चुके थे। हाँ, और भारत में इस लंबे दौर की दो मुख्य तकनीकी परंपराएं मिलती हैं। पहली, उत्तर पश्चिम भारत की सोहन संस्कृति, जिसका नाम आज के पाकिस्तान की सोहन घाटी पर पड़ा है। इसमें नदी के गोल चिकने पत्थरों से यानी पेबल्स से औजार बनाए जाते थे। अच्छा। जैसे एक तरफ से तोड़कर धार बनाई तो चॉपर कहलाया, और अगर दोनों तरफ से तोड़ी तो चॉपिंग टूल। ये काफी सरल थे, लेकिन शिकार और कसाई के काम के लिए असरदार थे। तो ये सोहन संस्कृति उत्तर पश्चिम तक ही सीमित थी। क्या भारत के बाकी हिस्सों में, जैसे दक्षिण में, कुछ अलग हो रहा था? यही बात इसे दिलचस्प बनाती है। भारत के बाकी हिस्सों में, खासकर प्रायद्वीपीय भारत में, एक बिल्कुल अलग और ज्यादा विकसित तकनीक मिलती है। उसे एश्यूलियन संस्कृति कहते हैं, और इसकी पहचान है हस्त कुठार या हैंड एक्स। हैंड एक्स, ये सोहन के चॉपर से कैसे अलग थे? देखिए, हैंड एक्स को बनाने में ज्यादा मेहनत और योजना लगती थी। वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स और सिमेट्रिकल थे। सिमेट्रिकल मतलब दोनों तरफ से एक जैसे दिखते थे? हाँ, एक बादाम या नाशपाती के आकार के। यहाँ एक मिनट रुकते हैं। आप कह रहे हैं कि औजार का सिमेट्रिकल होना दिमागी विकास का सबूत है। ऐसा क्यों? क्या इसका मतलब ये है कि वो सुंदरता के बारे में सोच रहे थे, या इसका कोई प्रैक्टिकल फायदा था? दोनों ही बातें हो सकती हैं। एक सिमेट्रिकल औजार हाथ में बेहतर संतुलन देता है और काटने या खोदने में ज्यादा प्रभावी होता है। लेकिन ये एक अमूर्त विचार को जो पहले से दिमाग में है, उसे पत्थर में उतारने की क्षमता भी दिखाता है। यह महज संयोग से बना औजार नहीं था। यह सोच समझकर बनाया गया था, और ये निश्चित रूप से एक बड़ी मानसिक छलांग थी। एक मिनट, ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग है। अगर एक संस्कृति पेबल टूल्स बना रही थी और दूसरी हैंड एक्स,
तो सोहन घाटी में चौंतरा नाम की एक जगह पर ये दोनों एक साथ कैसे मिले? क्या इसका मतलब है कि दो अलग-अलग गुटों में कोई लड़ाई हुई थी या वो व्यापार कर रहे थे? ये एक बेहतरीन सवाल है और पुरातत्व में ऐसी पहेलियां ही हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। इसका एक संभावित मतलब ये हो सकता है कि ये दो अलग-अलग संस्कृतियां या लोग थे ही नहीं। हो सकता है ये एक ही मानव समूह था जो अपनी अलग-अलग जरूरतों के हिसाब से अलग-अलग तरह के औजार बना रहा था। अच्छा, जैसे कसाई के काम के लिए जल्दी से एक चॉपर बना लिया। बिल्कुल। और लकड़ी काटने या जड़ें खोदने जैसे मजबूत काम के लिए एक टिकाऊ हैंड एक्स तैयार किया। ये हमें उनके जीवन की जटिलता का अंदाजा देता है। कमाल है। कुछ ऐसे साइट्स के बारे में बताइए जहां से इस काल के बारे में हमारी समझ पूरी तरह बदल गई हो। जरूर। पहला है तमिलनाडु का अटीराम पक्कम। यहाँ हाल ही में हुई डेटिंग से पता चला है कि एशुलियन औजार 15.5 लाख साल पुराने हैं। 15.5 लाख साल? हाँ, इस एक खोज ने इस पूरी धारणा को चुनौती दे दी कि भारत में तकनीक हमेशा अफ्रीका या यूरोप से देर से पहुंची। ये साबित करता है कि भारत भी बहुत शुरुआत से ही तकनीकी नवाचार का एक केंद्र था। ये तो बहुत बड़ी बात है। और भीमबेटका का क्या? हम उसे गुफा चित्रों के लिए जानते हैं, लेकिन उसकी कहानी तो और भी पुरानी है। हाँ, बहुत पुरानी। भीमबेटका की ऑडिटोरियम गुफा में चट्टान पर बने प्यालेनुमा गड्ढे मिले हैं। पुरातत्वविद इन्हें कप्यूल्स कहते हैं और अंदाजा है कि ये लगभग 2,90,000 वर्ष पुराने हो सकते हैं। 2,90,000 साल? हाँ, जब आप उस गुफा में खड़े होते हैं और उन गड्ढों को छूते हैं तो ये सोचना भी मुश्किल होता है कि कोई इंसान आज से लगभग 3 लाख साल पहले यहीं बैठकर किसी पत्थर से चट्टान पर ये निशान बना रहा था। उस इंसान के मन में क्या चल रहा होगा? कौन जाने, क्या ये कोई रस्म थी या सिर्फ समय बिताने का तरीका? ये इतिहास का सबसे गहरा रहस्य है, पर यह तय है कि यह दुनिया की सबसे पुरानी शैल कला है। यानी इंसानों ने दीवारों पर चित्रकारी करने से बहुत बहुत पहले चट्टानों को उकेरना सीख लिया था। और इन सब औजारों और कला के पीछे जो इंसान था, क्या हमें उसका कोई सबूत मिला है? और यही इस दौर की सबसे बड़ी खोज है, जो मध्य प्रदेश में हथनोरा नाम की जगह पर हुई। 1982 में भूविज्ञानी अरुण सोनकिया ने नर्मदा नदी के किनारे एक जीवाश्म खोपड़ी की खोज की। इसे नर्मदा मानव कहा जाता है। नर्मदा मानव। तो आखिर हमें भारत में उस काल के इंसान का कोई सीधा सबूत मिला? बिल्कुल, ये भारत में मिला एकमात्र प्रामाणिक पुरापाषाणकालीन मानव जीवाश्म है। इसे विकसित होमो इरेक्टस या पुरातन होमोसेपियंस की श्रेणी में रखा जाता है। मतलब इसकी दिमागी क्षमता होमो इरेक्टस से ज्यादा थी, लेकिन आधुनिक मानव से थोड़ी कम। ये खोज इस बात का ठोस सबूत है कि भारत मानव विकास की वैश्विक कहानी का सिर्फ एक दर्शक नहीं, बल्कि एक प्रमुख केंद्र था। ये हैंडएक्स और चॉपर लाखों साल तक इस्तेमाल होते रहे। ये एक अविश्वसनीय रूप से लंबा समय है। तकनीक में अगला बड़ा बदलाव कब और क्यों आया? बदलाव आया मध्य पुरापाषाण काल में। अब तकनीक में एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। भारी कोर औजारों जैसे हैंडेक्स की जगह छोटे, हल्के और ज्यादा तेज धार वाले शल्क औजारों यानी फ्लेक टूल्स ने ले ली। अब कारीगर का ध्यान पूरे पत्थर पर नहीं, बल्कि उससे निकलने वाले पतले टुकड़ों मतलब फ्लेक्स पर था। और इसे संभव कैसे बनाया गया? क्या उन्होंने कोई नई तकनीक खोजी थी? हाँ, और उस तकनीक का नाम है लमालॉयस की तकनीक। ये एक तैयार कोर तकनीक थी। तैयार कोर तकनीक? हाँ, इसमें कारीगर पत्थर को सीधे तोड़ने की बजाय पहले उसे एक विशेष आकार में तैयार करता था। तो एक तरह से ये सोचने जैसा है कि मुझे गोल टुकड़ा चाहिए, इसलिए मैं पत्थर पर पहले यहाँ और यहाँ चोट करूंगा ताकि आखिरी चोट से बिल्कुल वैसा ही टुकड़ा निकले जैसा मुझे चाहिए। ये तो किसी इंजीनियर की तरह सोचना हुआ। बिल्कुल, इसीलिए इसे भविष्य की योजना बनाने की मानसिक क्षमता का एक जबरदस्त प्रमाण माना जाता है। इस दौर की कोई ऐसी साइट है जो हमें किसी बड़ी घटना की कहानी बताती हो? हाँ, और ये कहानी मानव के लचीलेपन की एक अद्भुत मिसाल है। आंध्र प्रदेश में ज्वालापुरम नाम की एक जगह है। आज से लगभग 74,000 साल पहले इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर टोबा नाम का एक ज्वालामुखी फटा था। ये कोई साधारण विस्फोट नहीं था, ये एक महाविस्फोट था जिसने पूरी दुनिया में सालों तक चलने वाला ज्वालामुखी शीतकाल यानी वॉल्केनिक विंटर पैदा कर दिया था। मैंने इसके बारे में सुना है। कुछ वैज्ञानिकों का सिद्धांत है कि इस महाविस्फोट ने दुनिया की ज्यादातर मानव आबादी को खत्म कर दिया था। तो क्या भारत में भी ऐसा ही हुआ? यही सबसे आकर्षक बात है।
ज्वालापुरम में उस विस्फोट से निकली राख की एक मोटी परत आज भी मौजूद है और पुरातत्वविदों को उस राख की परत के नीचे और ऊपर दोनों ही स्तरों पर मध्य पुरापाषाण काल के औजार मिले हैं। दोनों तरफ? हाँ, इसका मतलब है कि भारतीय मानव आबादी ने न केवल उस वैश्विक आपदा का सफलतापूर्वक सामना किया, बल्कि वे वहीं रहे और अपनी तकनीक को जारी रखा। ये मानव के टिके रहने की एक अविश्वसनीय कहानी है। अविश्वसनीय। इसके बाद हम उस दौर में आते हैं जब आधुनिक मानव यानी होमो सेपियंस दुनिया पर छा गए थे। उच्च पुरापाषाण काल। यहाँ क्या नया हुआ? इस काल की तकनीकी पहचान है ब्लेड तकनीक। ब्लेड पत्थर का एक पतला लंबा टुकड़ा होता है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से कम दोगुनी होती है। और इसके किनारे बहुत तेज होते होंगे? हाँ, बहुत तेज और समानांतर। इन ब्लेड्स को हड्डी या लकड़ी के हैंडल में लगाकर चाकू, भाले की नोक या तीर की नोक जैसे मिश्रित औजार बनाए जा सकते थे। तो औजार और भी परिष्कृत और विशेषीकृत हो गए। हाँ, और इसी समय ब्यूरिन या तक्षिणी जैसे विशेष औजारों का भी आविष्कार हुआ, जो एक तरह की पत्थर की छेनी थी। इससे पहली बार हड्डी, हाथीदांत, सींग और लकड़ी जैसी चीजों पर बारीक नक्काशी करना संभव हो गया। और यहीं से हमें सिर्फ उपयोगिता से परे कला और प्रतीकों की दुनिया के दर्शन होते हैं। हाँ, है ना? हाँ। ऐसा लगता है कि अब इंसान सिर्फ जिंदा रहने के लिए चीजें नहीं बना रहा था। बिल्कुल। यहाँ हमें सौंदर्य और प्रतीकवाद के ठोस प्रमाण मिलते हैं। इंसान अब अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने के लिए भी चीजें बना रहा था। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण महाराष्ट्र के पाटने से मिला है। यहाँ शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलकों से बने मनके यानी बीड्स मिले हैं। शुतुरमुर्ग के अंडे के मनके? हाँ। 25,000 साल पुराना फैशन? आप कह सकती हैं। कार्बन डेटिंग के अनुसार ये लगभग 25,000 साल पुराने हैं। सोचिए, किसी ने उन नाजुक छिलकों को सावधानी से काटा, घिसा, उनमें छेद किया ताकि उन्हें धागे में पिरोया जा सके। ये तो व्यक्तिगत अलंकरण मतलब खुद को सजाने की इच्छा का अद्भुत उदाहरण है। बिल्कुल। और यहीं से एक छिलके का टुकड़ा भी मिला है जिस पर आड़ी तिरछी रेखाओं से ज्यामितीय नक्काशी की गई है। और क्या मिला? मैंने एक मूर्ति के बारे में भी सुना है। हाँ, उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी के लोहंदा नाला से हड्डी की बनी एक वस्तु मिली है जिसे कुछ विद्वान मातृदेवी की मूर्ति मानते हैं। अगर ये सच है तो ये भारत में मिली सबसे पुरानी मूर्ति होगी। लेकिन इस पर विवाद है, सही कहा ना? हाँ, विवाद है कि ये वाकई में मूर्ति है या हड्डी से बना कोई हथियार जैसे हारपून। लेकिन विवाद जो भी हो, ये उस काल की जटिल कारीगरी का एक बेहतरीन नमूना तो है ही। ये तो कला और शिल्प की बात हुई। क्या हमें उस दौर की आस्था या धर्म के बारे में भी कुछ पता चलता है? इसका भी एक असाधारण उदाहरण है। मध्य प्रदेश की सोन घाटी में बाघोर नाम की एक जगह पर पुरातत्वविदों को एक गोलाकार चबूतरा मिला जिसके बीच में एक प्राकृतिक रूप से बना अजीब तिकोना पत्थर स्थापित था। अच्छा। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये आज भी उस इलाके की स्थानीय जनजातियों द्वारा पूजे जाने वाले शक्ति पत्थरों जैसा दिखता है। इसे भारत का सबसे पुराना देवालय या श्राइन माना जाता है, जो लगभग 9000 से 10,000 ईसा पूर्व का है। तो इन सारी जानकारियों को जोड़कर देखें, औजार, कला, रहने की जगह, तो उस समय एक आम दिन कैसा रहा होगा? वे पूरी तरह से आखेटक खाद्य संग्राहक थे, हंटर गैदरर्स। मतलब उनका जीवन पूरी तरह शिकार करने और जंगल से खाना इकट्ठा करने पर ही चलता था। हाँ, वे खेती या पशुपालन नहीं जानते थे। और समाज कैसा था? ये जो 20-50 लोगों के समूह थे, क्या इनके बीच कोई लीडर या राजा होता था? सबूत यही बताते हैं कि ये समतावादी मतलब इगैलिटेरियन समाज थे। इसका मतलब है कि संसाधनों पर, जैसे शिकार से मिले मांस या इकट्ठा किए गए भोजन पर, सबका समान अधिकार था। तो कोई ऊंच नीच नहीं थी। शायद सबसे अनुभवी शिकारी या सबसे उम्रदराज महिला को सम्मान मिलता हो और उनकी सलाह मानी जाती हो, लेकिन किसी एक व्यक्ति के हाथ में सारी ताकत नहीं थी। जिंदा रहने के लिए सहयोग ही सबसे बड़ा नियम था। और वे रहते कहाँ थे? क्या हमेशा भीमबेटका जैसी गुफाओं में? जरूरत के हिसाब से वे या तो भीमबेटका जैसी प्राकृतिक गुफाओं और शैलाश्रयों का इस्तेमाल करते थे, या फिर खुली जगहों पर घास फूस, पत्तों और जानवरों की खाल से बनी अस्थायी झोपड़ियों में रहते थे। वे एक जगह टिककर नहीं रहते थे, बल्कि भोजन और पानी की तलाश में घूमते रहते थे। तो सोहन घाटी के मोटे पेबल औजारों से लेकर पाटने के शुतुरमुर्ग के अंडे के कलात्मक मनकों तक, ये मानव मस्तिष्क, समाज और तकनीक के विकास की एक अविश्वसनीय यात्रा है। और ये साफ है कि भारतीय उपमहाद्वीप इस वैश्विक कहानी में सिर्फ एक मूक दर्शक नहीं, बल्कि एक सक्रिय मंच था।
बिल्कुल, यहाँ मिले साक्ष्य, चाहे वो अटीराम बक्कम के 15 लाख साल पुराने औजार हों, नर्मदा मानव का जीवाश्म हो, या टोवा ज्वालामुखी के राख के नीचे जिंदा बची आबादी के सबूत, ये सब साबित करते हैं कि भारत में मानव ने लगातार विकास किया, बड़ी बड़ी आपदाओं का सामना किया और अपनी संस्कृति को एक अनोखा और स्वतंत्र आकार दिया। अंत में एक विचार छोड़ जाता